नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, 2023 का आगाज, जी हां, कई चुनावों के साथ होगा। ऑलमोस्ट 8 से 9 राज्यों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कर्नाटका और फिर बाद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर। मणिपुर नहीं, इसमें दूसरा एक दो राज्य हैं। इन राज्यों 8 से 9 राज्यों के चुनाव 2023 में होने जा रहे हैं और उसकी जो पृष्ठभूमि है, अगर उसको देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी बड़ी जिसे क्या कहते हैं कि चुनौती मौजूद है। गुजरात में जीत हासिल की, लेकिन हिमाचल में मिली हार ने उसे फीका कर दिया। कांग्रेस को एडवांटेज मिली और एमसीडी दिल्ली के अंदर भी बीजेपी को हार मिली। तो तीनों जो स्टेट थी बीजेपी के पास थी, उनमें से सिर्फ एक बीजेपी रिटेन कर पाई। अब सुनने में आया है कि जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष, इनकी आपस में बड़ी चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी और हिमाचल के अंदर बिल्कुल सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। बल्कि यहां तक हालात हो गए कि केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं, उनके जिले में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। और इस कारण से आप देखिए कि अगर यही गुटबाजी जो कि प्रेम कुमार धूमल और नड्डा के बीच में थी, ये बाकी राज्यों में भी दिखाई दे रही है। हम आपके सामने पीछे कर्नाटक के 2 एपिसोड किए जहां हमने आपको बताने की कोशिश की कि ये गुटबाजी क्या चल रही है वहां पर। कर्नाटक में एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि यहां पर बीएस बोम्मई जो कि मुख्यमंत्री हैं और येडुरप्पा के बीच में जो टकराहट है वो बहुत तीव्र स्तर पर हो रही है। जब से क्या कहते हैं कि येडुरप्पा को हटाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ कि येडुरप्पा को हटा के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, तो एक दूसरे लिंगायत बोम्मई को सीएम तो बनाया, लेकिन उनको वापस संगठन में लिया ताकि डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। दरअसल येडुरप्पा ने सीएम और पार्टी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और मोदी और शाह इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि कर्नाटक में बिना येडुरप्पा के आप कर्नाटक का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस स्ट्रांग है। हालांकि वहां भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में गुटबाजी है, लेकिन येडुरप्पा जिस लिंगायत समुदाय से आते हैं उसकी आबादी राज्य में कर्नाटक में लगभग 18% है और वो येडुरप्पा प्रेमी है। तो येडुरप्पा को आप साइडलाइन भी नहीं कर सकते, उनको इंक्लूड भी नहीं कर सकते। तो कर्नाटक में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं वो इस किस्म की हैं कि जहां पे एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोग बीजेपी बम्बई गवर्नमेंट से नाराज हैं और वो नाराजगी आपको 2023 के चुनाव में साफ नजर आती हुई दिखाई देगी। राजस्थान को लें तो आपको पता है कि वहां तो 3 गुट बने हुए हैं। एक तो सतीश पूनिया जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरा शेखावत है, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। समस्या सारी यह है कि वहां पर एक शख्सियत और भी है और उसके ऊपर ना अमित शाह का जोर चलता है ना मोदी जी का जोर चलता है। उसका नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा से दोनों डरते हैं, मोदी भी डरते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमित शाह भी डरते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे कोई नितिन पटेल नहीं है, विजय रूपाणी नहीं है कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दोगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ना हो सकता है विजय रूपाणी और नितिन पटेल तो एक किस्म से हाथ जोड़कर, जिसे क्या कहते हैं कि वो कंपनी है जो मोदी जी के सामने सर उठा के बात नहीं कर सकते, नजरें मिला के बात नहीं कर सकते, लेकिन वसुंधरा राजे तो महारानी है, नजरें उठा के भी बात करती है, सर उठाकर भी बात करती है और उसके सामने बड़ों बड़ों के सर झुक जाते हैं। सतीश पूनिया की कोई हस्ती है नहीं, उनका अपना कोई वोट बैंक वहां पर है नहीं और वो सोचते हैं कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी को जिता कर ले जाएंगे, तो शायद गलत फहमी के अंदर है।
बाकी शेखावत की बात है, तो वो अपनी सीट भी जीत रहे तो बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए तो उनका एक अचीवमेंट हो जाएगा। बीजेपी ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन ये गतिरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही नहीं बल्कि आपको मैं याद दिलाऊं कि इसी साल राज्यसभा चुनाव में वसुंधरा के एक बहुत नजदीकी विधायक थे, उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके क्रॉस वोटिंग तक कर दी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि वसुंधरा का सपोर्ट है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनको सैक कर पाए। बात वजन की है, राजनीति में किसका कितना वजन है। नितिन पटेल और रूपाणी का वजन हो सकता है 1-2 ग्राम 5 ग्राम हो, लेकिन वसुंधरा राजे का वजन जो है वो मनों में है, क्विंटल्स के अंदर है, और वो बिल्कुल नजरों में नजरें मिलाकर बात करती है। अगर एक और देश प्रदेश जहां पर कर्नाटक की तरह सरकार तोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैसे लगाकर, और वहां पर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन लोटस हुआ, सरकार बनाने में तो सफल रही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये सारा का सारा अहम किरदार निभाया, जिसको जयराम रमेश ने कहा कि ये 24 कैरेट के गद्दार हैं। गद्दार हैं, बड़े गद्दार हैं, और बहुत बड़े गद्दार हैं, और 24 कैरेट के गद्दार हैं। ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत चुभी होगी, ये तो यकीनन है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भारतीय जनता पार्टी में जाते ही छोटा हुआ। ठीक है, उनको बहुत लंबे समय बाद फिर एविएशन मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उनकी आवाजें सुनाई देती हुई अब दिखती नहीं है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद दरअसल शिवराज चौहान और वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच में कई बार टकराव देखने को मिले हैं। यहां तक कि दैनिक भास्कर की तो रिपोर्ट यहां तक कहती है कि नरोत्तम मिश्रा कई बार बैठक छोड़कर चले गए, और कई बार जब शिवराज सिंह बात कर रहे थे तो उनके भाषण पर एक मंत्री को ताली बजाते देखा तो उनको नरोत्तम मिश्रा मना कर रहे थे। और वहीं ये भी दैनिक भास्कर का कहना था कि मई में चीफ मिनिस्टर हाउस में कार्यक्रम था और वहां पे नरोत्तम को बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो उन्होंने मंच ही छोड़ दिया था। ये कहानी जो है सारी की सारी जो मध्य प्रदेश की है, ये शिवराज चौहान की भी है, ये सिंधिया की भी है, ये नरोत्तम मिश्रा की भी है। समस्या ये पैदा होती है कि इतने, और साथ में एक और शख्सियत और है इंदौर के, अपना कैलाश विजयवर्गीय, उन्हें आप क्यों भूल जाते हैं। अब समस्या ये पैदा होती है कि इतनी सारी गुटबाजी के होते हुए भारतीय जनता पार्टी अगर पिछली बार चुनाव नहीं जीत पाई थी और कमलनाथ तब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो इतने अब जो फैक्शंस हो गए हैं तब कैसे जीतेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन राज्यों में वो गुजरात वाले हालात नहीं है कि जहां पर कोई विरोध ना करे मोदी का। यहां तो ओपन विरोध हो रहा है साहब, ओपन विरोध। जैसे हिमाचल के अंदर 21 बगावती उम्मीदवार खड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ के अंदर भी यही है। वहां पर हालांकि छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल जो है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बीजेपी को यहां मजबूत बनाने के कई प्रयास भी किए गए। दरअसल जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे रमन सिंह, उनको साइडलाइन किया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, और अब सुनने में आया कि उनकी और धर्मलाल कौशिक और पूर्व जो अध्यक्ष हैं विष्णुदेव के साथ एक जो गुटबाजी है वो बिल्कुल पराकाष्ठा पर है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटका हो, राजस्थान हो, ये सारे मेजर राज्यों के अंदर जो गुटबाजी आपको भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है, और उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। किसका भला? मोदी जी का जोर नहीं है, उसके ऊपर क्या कहते हैं कि अमित शाह का जोर नहीं है। ये सारी कहानी है यहां की। तो दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले साल ये चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी अपनी अंदर की गुटबाजी जो इन्होंने हिमाचल में भी देखी और दिल्ली में भी देखी, जिसके कारण ये चुनाव हारे हैं। क्योंकि ये राज्य गुजरात नहीं है, क्योंकि येडुरप्पा जो हैं वो नितिन पटेल और विजय रूपाणी नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया दरअसल देखा जाए तो
विजय रूपाणी या नितिन पटेल नहीं है। ये बड़े हैवी वेट्स हैं और इनको पार पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, चूंकि आज का प्रोग्राम जो आपके सामने मैंने पेश किया, ये मैं सिटी से बाहर हूं, तो उसके बावजूद भी कोशिश की जा रही है कि आप तक इस प्रोग्राम को मैं पहुंचा सकूं। और आप अपनी फीडबैक दीजिएगा, अपना सहयोग बनाए रखिएगा। धन्यवाद आप सबका। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया आपका।